तेज तूफानी बारिश में सास ससुर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा पति शहर से बाहर था। मैं बस स्टैंड पर गई, वहाँ बस का इंतज़ार करने लगी। जब एक खाली बस में उस बस में सवार हो गई, पर बस का ड्राइवर और कंडक्टर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। आधे रास्ते में उन्होंने बस रोक दी और बस को अंदर से लॉक करने लगे। मैं डर कर बस के दूसरे दरवाजे की तरफ भागने लगी। जब मेरी नज़र मेरे पति की गुजरती हुई गाड़ी पर पड़ी, उससे पहले मैं मदद को चिल्लाती, ड्राइवर ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मैं अपने पति के बगल में सहमी खड़ी दिल में डर और मदद के लिए उन सब का तमाशा देख रही थी। मेरे ससुर के शब्द मेरे दिल में और दिमाग में कोड़े की तरह बरस रहे थे, जैसे वह अपने बेटे से नहीं बल्कि मुझसे नफरत निकाल रहे हों। मेरे पति पंकज अपने माँ बाप के सामने चुप खड़े ये सब कुछ सुन रहे थे। मेरी सांसें थम सी गई थी जब अचानक मेरे ससुर का हाथ बेरहमी से हवा में लहराता हुआ पंकज के चेहरे पर तमाचे की सूरत में पड़ी। ये मंजर मेरे दिल को चकनाचूर करके रख गया था। पंकज को अपने पापा से इस तमाचे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए पंकज सदमे से पीछे को हटा और चुप से बेबसी की तस्वीर बनकर सवालिया नज़रों से अपने बाप को देखते रहे। और फिर पंकज ने बेकाबू होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो पायल, मैं बिना कुछ कहे उनके साथ चल दी। हम दोनों जानते थे इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बाप को मेरी खुशियों से ज़्यादा अपने परिवार वालों की बातों की परवाह है। अगर ये घर तुम्हारा नहीं तो अब मेरा भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परेशान और उलझन में डूबे पंकज से पूछा, क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में आप अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? मेरी आवाज़ में विश्वास ना कर पाने वाला हैरानी था। उन्होंने गुस्से से भरे अंदाज में कहा, जो कह रहा हूँ वही करो। ये सुनते ही मैंने अपने दिल को बड़ा मजबूत किया और उनके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हमें यूँ जाता देखकर उनकी माँ बेचैन हो गई और हिचकिचाहट के साथ बोली, रुक जाओ पंकज, भगवान के लिए रुक जाओ। अपने पति की तरफ देखकर विनती करने लगी, उन्हें रोक लीजिए, आप जानते हैं ना मैं अपने इकलौते बेटे के बगैर नहीं रह सकती। उनकी आवाज़ में जुदाई का डर नजर आ रहा था, लेकिन पंकज के बाप की आंखों में नफरत थी। उन्होंने कड़वे शब्द में जवाब दिया, क्या कह रही हो? जानती भी हो उसने उस लड़की के साथ अपना मुंह काला किया। अगर उसे रोक लिया तो ये मामला भी उसके साथ हमारे गले पड़ जाएगी। उससे अच्छा है ये गंध अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाए। उनके शब्द मुझे और ज़्यादा घायल कर रहे थे। पंकज का गुस्सा अब और बढ़ता जा रहा था। वह चीख कर बोले, पापा ये मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, कोई गंध नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए। जैसे ही हम दोनों गेट के पास पहुँचे, उनकी माँ ने बेकरारी से अपने पति से कहा, वह तो नादान है, नासमझ है, गलती हो गई है उससे, लेकिन आप तो समझदार हैं, कैसे अपने बेटे को खुद से अलग कर सकते हैं? भगवान के लिए रोक लीजिए उसे, वरना यह हमेशा के लिए चला जाएगा। पंकज के बाप ने खामोशी से उनकी बात सुनी और फिर बोझल कदमों से आगे बढ़कर पंकज के कंधे पर हाथ रखा और ठंडे शब्दों में बोले, तुम्हारी नादानी समझकर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। उम्मीद है जल्दी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम खुद ही उस लड़की को छोड़ दोगे। अब चलो अंदर, कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, परिवार वाले क्या कहेंगे? पंकज ने अपना कंधा पीछे कर लिया और बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, पापा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझ पर कोई इल्ज़ाम न लगाओ। अगर आप हमें इस घर से निकाल भी देंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी मोहब्बत मेरे साथ है। ये सुनते ही उनके बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोले, हर गुनहगार यही कहता है मैं बेगुनाह हूँ, खुद को बड़ा पवित्र इंसान समझते हो, देखो तो सही ये है तुम्हारी मोहब्बत। पंकज की माँ आंखों में आंसू लिए रोती हुई आगे बढ़ी और अपने पति को पीछे हटाते हुए बोली, हटिए आप, रहने दीजिए, मैं उसे खुद अंदर ले जाती हूँ। वह पंकज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बेटा अपनी माँ के खातिर अंदर चलो, मुझे अपने इकलौते बेटे से जुदा ना करो। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मेरी मोहब्बत है, मेरी ममता है, बस मेरे खातिर रुक जाओ। पंकज का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने अपने बाप की तरफ देखते हुए कहा, मैं धुतकारता हूँ ऐसी ज़िंदगी पर और ऐसी छत पर जहाँ मेरे अपने माँ बाप ही मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं। बेशक मुझे गोली मार दो, लेकिन जो काम हम दोनों ने मिलकर किया है उसका जिम्मेदार आप सिर्फ मेरी पत्नी को ना ठहराओ। हमने शादी की है, एक पवित्र रिश्ते में जुड़े हैं और पापा हैं कि हम पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। ये सुनकर उनकी माँ, जो आंसुओं से भरी आंखों के साथ खड़ी थी, और रोते हुए बोली, कौन है जो मेरे बेटे से उसके छत का साया छीन ले? तुम चलो मेरे साथ, मेरे बेटे तुम्हारे खातिर सब कुछ स्वीकार है मुझे, बाकी बातें बाद में देखेंगे जब दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिलहाल अंदर चलो।
माँ की विनती भरी आस पर पंकज का गुस्सा कम हो गया था और वे घर के अंदर चले आए थे। परेशान और सहमी हुई उनके साथ खड़ी थी। मुझे अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पंकज मुझसे अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादी करते और न ये सब होता। मेरी सास और मुझसे कोई बात नहीं की थी। उन्होंने पूरी तरह मुझे नज़रअंदाज कर दिया। पंकज का मामला ठंडा करने में मगन थी। कुछ देर के बाद वे चली गई तो पंकज मुझे लेकर कमरे में आ गया था। आज मेरी सुहाग रात थी, ऐसी सुहाग रात जिसका कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने शादी की पहली रात मुझे इस तरह शर्मिंदगी और जलील होना पड़ेगा। हम दोनों ही थके हुए थे और भूखे थे, लेकिन किसी ने हमें खाने का भी नहीं पूछा था। मेरी भूख तो वैसे ही उड़ चुकी थी। यही हाल पंकज का था। रात के 11 बज चुका था। हम अपने बिस्तर पर लेटे सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक गेट के बाहर शोर सुनाई देने लगा, जैसे कोई बहुत भीड़ हमारे दरवाजे पर जमा हो गई हो। हम सब घबराकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगे और देखा गेट के बाहर लोगों का भीड़ उमड़ आया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम गांव के लोग यूं अचानक क्यों जमा हो गए हैं। मेरे ससुर ने ऐसी गर्मा गर्मी की समस्या को गंभीरता से समझाते हुए जल्दी पुलिस को कॉल कर दिया। भगवान की कृपा हुई, पुलिस गेट खोलने से पहले ही पहुंच चुकी थी। गेट के बाहर हमारे गांव के लोग जमा थे। उनमें मेरे रिश्तेदार और मेरे पापा वगैरह भी शामिल थे। वे पंकज पर मुझे बहकाने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। उनकी लड़की को बहकाकर ले आया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे खून के प्यासे बन गए हों। मैं जानती थी मेरे घर वालों को जल्दी ही इस बात का पता हो जाएगा कि मैं पंकज के साथ भागी थी, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी पता चल जाएगा इस बात का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। लगता था कि उन्हें मेरे गायब होने के बाद जल्दी ही पता चल गया था। मैं पंकज के साथ गांव से अचानक ही चली आई थी और मुझे गांव के बहुत से लोगों ने उसके साथ देख भी लिया था। शायद यही वजह थी, मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया था और वे जल्दी ही मेरे पीछे चले आए थे। मेरे ससुर ने उन्हें मेरे और पंकज की शादी के बारे में बता दिया था, लेकिन उनके चीखने चिल्लाने से ये पता चल रहा था कि उन्हें हमारी शादी स्वीकार नहीं थी। पुलिस ने भीड़ को काबू में कर लिया और हमें नुकसान पहुंचाने से रोक लिया। मैंने पुलिस के सामने अपना बयान दिया कि मैं अपनी मर्जी से पंकज के साथ आई हूं और अपनी मर्जी से पंकज के साथ शादी की है। मेरी बात सुनकर मेरे रिश्तेदारों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए और उनकी नज़रें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझे खा जाएंगे। मुझे हालात का अंदाज़ा हुआ था। पंकज मेरी मोहब्बत थे और ये सिलसिला कोई 1-2 दिन का तो नहीं था, बल्कि कई सालों से चल रहा था। हमारी मोहब्बत हीर रांझा जैसी मोहब्बत से कम नहीं था। जितना पंकज मुझे चाहते थे मैं उससे ज़्यादा उन्हें चाहती थी, मगर जालिम समाज हमारी मोहब्बत में बड़ी रुकावट थी। मैं गांव के नाई की बेटी थी, जबकि पंकज उस गांव के दरोगा का बेटा था और उसके पिता की ट्रांसफ़र हमारे गांव में हुआ था। वह अपने माँ बाप के साथ यहाँ चला आया। वह पहली बार मेरे पापा के दुकान में बाल कटवाने आया था। उस वक्त हम दोनों ही हम उम्र के थे। पंकज मुझे कुछ साल बड़ा था। मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और भोली भाली थी। जब दोनों बाप बेटे ने मेरे पापा से बाल कटिंग करवाए थे तो वे दोनों ही खुश हो गए थे। मेरे पापा ने मुझे कहा था कि जब ग्राहक ज़्यादा हो जाए तो कुछ शरबत पानी पिला दिया करो, तो मैं वहीं शरबत लेकर दुकान में गई थी। वहीं पर मैंने पंकज के पापा को और पंकज को शरबत पिलाया था, जो कि मेरे हाथ की शरबत पंकज और उसके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो मेरा चेहरा देखने लगा। हम अपने दुकान पर कांच के बने सजावट की सामान भी बेचा करते थे। पंकज कहने लगा, अभी तो मेरा बड़ा सा घर नहीं है और जब होगा तो मैं इन बर्तनों को ले जाकर सजाऊंगा, बल्कि और कीमती चीज़ भी सजाऊंगा। उसने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा था। मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। मैं इधर उधर ग्राहक की तलाश में नज़र दौड़ाने लगी थी। मैं जल्द से जल्द सामानों को बेचना चाहती थी ताकि मेरे हाथ में कुछ पैसे आए, मैं अपनी मर्जी से कुछ खरीद सकूं। उस दिन पंकज ने कुछ खरीदा तो नहीं था, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर बैठा था। मुझे मालूम था, मगर जब उस दिन के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई तो मुझे उसके बारे में एहसास होने लगा। कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मुझे समझ नहीं आ रहा था पंकज हर उस जगह पर कैसे मौजूद हो जाता था जहाँ मैं जाती थी। शायद वो मेरा पीछा कर रहा था। दरोगा के बेटे से इस तरह की घटिया हरकत की मुझे उम्मीद न थी। गुस्से में भरी उसकी शिकायत उसके बाप से लगाने उसके घर पहुंच गई। उसने मुझे अपने घर के अंदर दाखिल होते देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। कहाँ जा रही हो, क्या करने वाली हो? उसको अंदाजा हो गया था, इसलिए परेशानी से पूछने लगा। मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूँ, मैंने बड़ी गुस्से में कहा तो वो घबरा गया। ऐसा मत करो, मैं अब कभी तुम्हारे सामने दिखाई नहीं दूंगा,
बल्कि तुम्हारी गली से भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारी गली तो क्या, तुम्हारे मोहल्ले के आसपास भी नहीं भटकूंगा। वह इतनी तेजी से बोला कि मुझे हंसी आ गई। अगर पापा का इतना ही डर है तो पहले ऐसी हरकतें क्यों करते हो? मैंने पूछा तो वह चीखने लगा, बस क्या करूं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझो। मैंने कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया, वह तो तुम मुझे पसंद आ गई हो इसलिए तुम्हारे पीछे आने लगा था। उसने साफ स्वीकार किया तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। मुझ में ऐसा क्या खास था कि मैं उसे पसंद आ गई थी? मैंने अभी 10वीं पास किया था, जबकि वो शायद कॉलेज में पढ़ रहा था। हमारा गांव जैसा गांव बिल्कुल भी नहीं था। हमारे गांव में अच्छे स्कूल कॉलेज भी थे, लड़कियां भी कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। मैंने भी पापा से जिद की थी कि मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो, मगर पापा का कहना था कि कॉलेज की इतनी फीस भरने से तो अच्छा है कि वही पैसा मैं तेरी शादी के लिए संभाल कर रखूं। मैंने भी पापा से ज़्यादा बहस नहीं की थी, जबकि मैं कॉलेज आती जाती लड़कियों को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी। वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर साफ सुथरे होकर कॉलेज जाया करते तो मेरा दिल मचल जाता था, मगर मैं खुद पर काबू रखे हुए थी। अब पंकज के मुंह से अपने लिए पसंद का इजहार सुनकर मैं कुछ परेशान थी। पंकज को वह लड़कियां क्यों न भाई जो कॉलेज जाया करती थी और पढ़ी लिखी थी, जबकि मैं तो एक साधारण लड़की थी। उस दिन मुझे लगा कि पंकज मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता था, शायद बस मेरे साथ टाइम बिताना चाहता था। मुझे पंकज की मोहब्बत पर यकीन तो नहीं आया था, मगर अपने बारे में उसके मुंह से मोहब्बत का 2 शब्द सुनकर बुरा नहीं लगा। बाद में भी वो मेरे पीछे पड़ा रहा तो धीरे धीरे मैं खुद भी उसकी मोहब्बत में गिरती चली गई। पापा ने न जाने क्यों कुछ साल के बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने की परमिशन दे दी, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मुझे लगता था शायद पंकज ने पापा को इस काम के लिए राजी किया था, क्योंकि मैं उसे अक्सर पापा के साथ बैठे हुए बातें करते हुए देखती थी। वो मेरे पापा से अपनी मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर पाया, मगर उसने कोई ना कोई पापा के कान में ऐसी बात डाली जरूर थी। पापा ने खुद ही मुझे कह दिया था कि मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ। अंधा भला क्या चाहता, मैं भी तो 2 आंखें चाहती थी। मैंने झट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और हंसी खुशी कॉलेज जाने लगी। पंकज के बाप का ट्रांसफ़र वापस शहर में हो गया तो अपने पापा के साथ वापस लौट गया। पूरे 2 साल मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी थी। मुझे एड्रेस भी तो दिया था, पर मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचना ही छोड़ दिया था। वह एक नशा की तरह था, उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं था। हमारे परिवार में लड़कियों की शादी छोटी सी उम्र में ही कर दी जाती थी, मगर पापा मेरी शादी का नाम ही ना लेते। हमारे परिवार में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज भी ना था। परिवार के लोग पापा का मजाक उड़ाते थे। नवीन को शायद अपनी बेटी को डॉक्टरनी बनाना है, मगर पापा को तो जैसे कोई परवाह नहीं थी। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, तभी एक दिन पंकज पापा से मिलने चला आया तो मेरे पापा ने कहा, तुम उसकी अमानत हो। पापा ने पंकज को बाहों में भरकर कहा तो मैं हैरान रह गई। पंकज शायद मेरे पापा से मेरा हाथ पहले ही मांग कर गया था और पापा को भी इसका एक एक शब्द पर यकीन था। उस दिन के बाद से मुझे पंकज की मोहब्बत पर यकीन आ गया था, क्योंकि उसने मुझसे पहले पापा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया था। मैं भी उसकी मोहब्बत में पड़ गई थी। मेरी मोहब्बत वक्त के साथ साथ परवान चढ़ी थी। उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया तो मुझे जल्दी यकीन आ गया। अब तो हम उस स्टेज पर पहुंच गए थे कि उसे अपने मुंह से इकरार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं पहले ही जानती थी कि वह अपने दिल में मेरी तस्वीर बना चुका था। अब पापा को कोई एतराज़ ना था तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। वह देखने में अच्छा भला शरीफ नौजवान खूबसूरत था, अच्छे परिवार से संबंध रखता था और सबसे बड़ी बात यह थी, कई सालों से अपनी बात पर अड़ा हुआ था। इतना तो मुझे उसके बारे में अंदाजा हो गया था। वह ठरकी टाइप का कोई नौजवान तो नहीं था और ना ही वह लड़कियों के पीछे भागता था। फिर तो मेरे लिए उसके दिल में खास जगह थी। सबसे बड़ी बात जिसने मुझे और उसके करीब किया था वह इज्जत थी, जो मुझे हर पल महसूस दिलाती थी। मेरे पापा भले नाई थे, पर वह खुले मिजाज के आदमी थे। अगर वह लड़का अपनी मर्जी से उनकी बेटी से शादी करना चाहता था तो इस बात पर कोई एतराज़ न था, मगर पापा ने सोच वही रखी थी कि तुम अपने माँ बाप को ले आना, मैं रिश्ता स्वीकार कर लूँगा और अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूंगा। पापा की बात सुनकर पंकज कुछ चुप सा हो गया था। उसके पापा एक दरोगा थे, वे काफ़ी सख्त तबीयत के मालिक थे। जब हमारे गांव में एक बार चोरी हुई थी, उसके पापा ने चोरों को पकड़ा था। फिर उन्होंने चोरों को मारते मारते सारा चोरी का माल निकलवा लिया था। तभी से मैं उनसे बहुत डरती थी। मैं इस बात को बखूबी जानती थी। पंकज के पापा को मेरी और पंकज की शादी के लिए मनाना बड़ा ही मुश्किल काम था, मगर पंकज उनको मनाने की जिद में लगा हुआ था। 2 साल बीत गए थे। इन 2 सालों के बीच पंकज कभी कभी
चक्कर लगा जाया करता था, मगर अपने माँ बाप को ना मना पाया था। मेरे पापा हम दोनों को रिश्ते के लिए कभी तैयार ना होते। मैं उसकी हिम्मत बनने का सोचती। उसके पापा को उसकी पसंद पर एतराज़ था। एक तो वह अपनी मर्जी से बाहर शादी करना चाहता था और फिर शादी भी किसी ऊंचे जात में नहीं बल्कि एक नाई की लड़की से करना चाहता था। मैं उसके पापा के मान जाने के इंतज़ार में थी। मैं सारी ज़िंदगी भी उसका इंतज़ार कर सकती थी। मुझे यकीन था वह जल्द अपने पापा को मना लेगा। मैं बहुत गम में डूबी हुई उस दिन के बारे में सोच रही थी जिस दिन मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। पापा उठ जाओ ना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैंने तीसरी बार पापा को आवाज़ लगाई, मगर पापा वैसे ही बेजान पड़े रहे। रात को पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, जिसकी वजह से वे नींद की दवा खाकर सोए थे। वो मुझसे भी पहले उठ जाया करते थे। पापा के बदन में कोई हरकत ना देखकर मैं पापा के करीब चली आई और पापा को झकझोर डाला, मगर पापा के बदन में कोई हरकत ना थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा था। मेरी आंखें दर्द से फटने लगी थी। दिल गम से फटने लगा था। मैं ये सोचना भी नहीं चाहती थी। पापा चल बसे थे। पापा उठ जाओ। आंसू मेरी आंखों से खुद ब खुद निकलने लगे थे। मैंने बेदर्दी से आंसू पोंछ डाले। कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा को मैंने खुद को तसल्ली दी। अब मेरी चीखें पूरे घर में गूंज गई। पापा की मैयत को उठा ले गए तो मैं हाल से बेहाल हो गई। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी। पापा मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चले गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरी पंकज से कोई बातचीत भी नहीं थी। उसे कैसे खबर देती? मेरी माँ का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था, जबकि पापा भी अब चल बसे थे। मैं घर में अकेली नहीं रह सकती थी। रिश्तेदारों में से, मेरे ही रिश्तेदारों में से किसी को मेरे पास रुकना पड़ा। समय बीतने लगा, कुछ पता न चला। मेरे पापा की 13वीं भी आ गई थी। अब मेरे रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, देखो यहाँ आकर रहना हमारे लिए मुश्किल है। अभी तो हम सब बारी बारी रात रुक रहे थे। तुम्हें हम में से किसी के घर जाकर रहना होगा। मेरी बेटी मेरे घर चलेगी। मेरे चाचा ने प्यार से पूछा तो मैं रोती ही उनके कंधे से जा लगी थी। मैं चाचा के घर चली आई थी। अपने बाप का घर छोड़ना बड़ा मुश्किल था। मुझे अंदाज़ा हो गया था पंकज अभी तक न आया था, मगर वह जैसे आता उसे कहीं न कहीं से खबर मिल जाती कि मैं अब कहाँ रह रही थी। पंकज ज़्यादा कुछ दिन गुजारने के बाद आया था। मैं उसके सामने सब्र किए बैठी थी। चाचा भी साथ में मौजूद थे। ऐसे में पंकज से क्या बात करती? वह भी चुप्पी साध ली थी। अफसोस बैठा था। वह कुछ देर में उठकर चला गया तो मैं भी किसी बहाने से उसके पीछे से निकल आई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझसे बात करना चाहता था। वह अभी मेरे इंतज़ार में बाहर मौजूद होगा। वह मुझे कुछ देर बाद मिल गया। मेरे रिश्तेदार मुझे विदा करने का सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरा गम दूर करने का यही एक तरीका है। वैसे भी उनके हिसाब से पापा ने मेरी शादी भी काफ़ी लेट कर दी थी, वरना अब तक तो मैं अपने घर की बाल बच्चे वाली होती, किसी के दरवाजे पर भटक नहीं रही होती। ऐसा करो, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। ऐसे तो कभी मेरे माँ बाप बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर वो मान नहीं रहे। उनसे ज़्यादा बात करना अब बेकार ही है। तुम्हारे रिश्तेदार भी इस बात पर यकीन और राजी नहीं होंगे। माँ बाप के बगैर एक अकेली लड़की कैसे रहेगी? उसकी सोच भी ठीक थी। उन्हें ये एतराज़ भी होगा कि पंकज हमारे परिवार का ना था। मुझे ज़िंदगी पंकज के साथ गुजारनी थी। पापा खुद मेरा हाथ उसके हाथ में देना चाहते थे। फिर मुझे और ज़्यादा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? मैं उसके साथ शादी के लिए राज़ी हो गई और उसके साथ चली आई। पंकज मुझसे शादी करके सबसे पहले मुझे अपने घर लाया था, मगर उसके माँ बाप दादा दादी को बहुत एतराज़ था कि पंकज ने कैसे एक गरीब लड़की से उनकी मर्जी के बिना जाकर शादी कर ली, जो उनके लायक नहीं थी। उन्होंने मेरे किरदार के बारे में भी बहुत सी घटिया बातें की थी। शर्मिंदगी से उसके बाप की कड़वी बातें सुन रही थी। पंकज तो मेरे साथ प्यार से था, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था, मगर मेरी वजह से वो अपने माँ बाप की नज़रों में जलील होकर रह गया था। उसके पापा ने उस वक्त फैसला सुना दिया था कि पंकज के लिए उसके घर में कोई जगह नहीं। अगर इस घर में रहना चाहता है तो उसे मुझे छोड़ना होगा। मगर पंकज जिद पर अड़ा हुआ था। वह मुझे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती पंकज को घर से जाने से रोक लिया था, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे दिल से स्वीकार नहीं कर रहे थे। सिर्फ पंकज के खातिर अपने घर में बर्दाश्त किया था। उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। ससुर तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, ना मेरे हाथ का बना हुआ कुछ खाते पीते थे। वो मुझे हर पल जलील करते और नीचा दिखाते थे, मगर वो मेरे बड़े थे, मेरे पति के माँ बाप थे, मेरे लिए भी माँ बाप का दर्जा रखते थे। फिलहाल मैंने भी अपने बिल्कुल होंठ सी लिए थे। मैंने उनको कभी कोई जवाब नहीं दिया। पंकज ने उनकी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की। उनका दिल दुखाया था, इसलिए मैं समझती थी वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। मुझे यकीन था एक दिन मेरी सेवा और मोहब्बत से
मैं उनके दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा था। मुझे नहीं मालूम था वह पंकज को मुझसे दूर करने के लिए क्या क्या चाल और साजिशें रचने वाले थे। उस दिन मौसम शाम से ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। घर के सामने साइड में एक बाग था जिसमें काफ़ी घने पेड़ लगे हुए थे, जबकि एक सरकारी कॉलोनी था जिसमें मेरे ससुर को रहने के लिए फ्लैट मिली हुई थी। इसलिए इस इलाके में घर दूर दूर बने हुए थे। आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। पंकज की मौजूदगी में वह खिड़की हमेशा खुली रहती थी। वहाँ से कमरे में ताज़ा और ठंडी हवाएं आती थी। मगर पंकज अपने किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैंने वह खिड़की पूरी तरह बंद कर दी थी और पर्दा मैंने फैला दिया था। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई खिड़की पर बराबर नज़र रखा हुआ था। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं जानती थी कि बारिश के थपेड़े खिड़की पर पड़ने से आवाज़ पैदा कर रहे थे। फिर भी मुझे डर लग रहा था। तूफानी बारिश, बादलों की गिड़गिड़ाहट और बिजली की चमक मुझे हमेशा बहुत डर दिलाती थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली आई थी। मेरे सास ससुर सामने आंगन में ही मौजूद थे, बरसाती बारिश को देख रहे थे। मैं उनके करीब बैठ गई। मेरे सास ससुर काट खाने वाली नज़रों से मुझे देख रहे थे और सास को कहने लगे, उसको बोलो अपने कमरे में जाए। मेरे सामने आकर कैसे बैठ गई? उसको कोई शर्म हया नहीं उसमें? मेरे ससुर ने चिंगारती हुई आवाज़ सुनकर तो मेरी सास ने जल्दी मुझे कमरे में जाने को कह दिया था। मुझे अंदर डर लग रहा था। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठ लेने दीजिए, मैंने विनती भरे अंदाज में कहा तो मेरे ससुर गुस्से से भड़क उठे। कितनी ढीठ औरत है, हम तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, चल निकल यहाँ से। उन्होंने लपक कर मेरी कलाई पकड़ी और मुझे घसीटते हुए मेरे कमरे की तरफ बढ़े। छोड़िए मुझे। अपनी कलाई छुड़वाने की बहुत कोशिश की मगर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। एकदम अचानक रुके। बल्कि तुम इस घर से ही निकलो, तेरा हमारे बेटे के बगैर इस घर में क्या काम? जब वो आ जाएगा तुम आ जाना, जाओ यहाँ से। मेरे ससुर ने मुझे घसीटते हुए बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़े। मुझे छोड़ दीजिए, मैं उनकी बहुत विनती कर रही थी। मेरी सास आगे बढ़ी। आप क्या कर रहे हैं? पंकज को हम क्या जवाब देंगे? वो परेशानी से बोली। उसको कहना भाग गई किसी के साथ, जैसे उसके साथ भागकर आई थी। मेरे ससुर ने कहा तो सास ने भी अपना मुंह सी लिया। हाँ ठीक है, निकाल कर बाहर करें इस मनहूस को। हमारे सर पर लाकर बैठा गया है। पंकज को मैं खुद ही समझा दूंगी। इस चालाक औरत से जान तो छूटेगी। मेरी सास और ससुर ने मुझे तेज और तूफानी बारिश में घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाती भला? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। मैं एक तरफ को भागी। उस इलाके में मौजूद मैंने कई घरों का दरवाज़ा खटखटाया कि पंकज के आने तक किसी से मदद मांग सकूं, मगर किसी ने भी दरवाज़ा ना खोला। मैं कॉलोनी से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चल दी ताकि बस में बैठकर वापस अपने चाचा के घर जा सकूं। चाचा भी मुझसे नाराज़ थे। पता नहीं अब वहाँ पर भी मेरे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि चाचा के घर ना सही गांव में कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर जगह मिल जाएगी। मैं बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतज़ार करने लगी। जो ही एक बस आकर रुकी मैं उसमें सवार हो गई। मुझे लगता था कुछ देर में और सवारियां भी आकर बैठ जाएगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। ड्राइवर ने बस चला दी तो मैं हैरान हुई क्योंकि पूरी बस खाली थी। बस में मेरे सिवा कोई और मुसाफिर नहीं था। शायद तूफ़ानी बारिश की वजह से कोई और मुसाफिर नहीं आया था। मैं हिम्मत करके बस में बैठी रही। कुछ दूर जाकर एक सुनसान जगह पर ड्राइवर ने बस रोक दी। मैं चौंक कर सामने देखा, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही थी। बस ड्राइवर और कंडक्टर मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वे वापस कुछ बातें करने में बिजी थे। मैं दिल ही दिल में भगवान के नाम की माला जाप कर रही थी और डर के मारे कांप रही थी। कंडक्टर ने बस का दरवाज़ा लॉक किया तो मैं जल्दी उठकर पिछले दरवाजे की तरफ भागी ताकि वहां जाकर भाग सकूं। अचानक मुझे सड़क के दूसरी तरफ अपने पति की गाड़ी गुजरती दिखाई दी तो मैं चौंक गई। वह घर वापस आ रहे थे। वह पहली बार मुझे यूं अकेला छोड़ गए थे। जाते हुए भी वो मेरी तरफ काफ़ी फिक्र में दिखाई दे रहे थे। उन्हें अंदाज़ा था उनके माँ बाप मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैंने उनको ज़ोर से आवाज़ दी। मेरी आवाज़ उन तक ना पहुँच सकी थी। उससे पहले मैं और ज़्यादा कोई शोर मचाती। ड्राइवर ने मेरे मुंह पर ज़ोर से हाथ रख दिया, मुझे पीछे की तरफ घसीटता। मैं अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर वे दो थे और मैं अकेली। उन्होंने मिलकर मुझे काबू कर लिया। मैंने बहुत हाथ पांव मारने की कोशिश की थी। मैं अपने भगवान को बहुत याद कर रही थी, वही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता था। ड्राइवर और कंडक्टर के बीच हाथापाई में मैंने एकदम ड्राइवर के पेट में लात मार दी थी। वह पलटकर पीछे की तरफ जा गिरा था। कंडक्टर एक पल को चौंका और ड्राइवर को उठाने उसकी तरफ बढ़ा तो मैं जल्दी उठकर बस से नीचे उतरकर भागने लगी।
उन्होंने अभी बस का पिछला दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। शायद मेरे चीखने से उन्हें इसका मौका ना मिला था। मैं उसी रास्ते की तरफ भागी जहाँ पर मेरे पति की गाड़ी गई थी। मुझे मालूम था अब तक बहुत दूर निकल गए होंगे, मगर फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने फटाफट दौड़ लगा दी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही थी। ड्राइवर कंडक्टर कुछ देर मेरे पीछे भागे, मगर फिर वह वापस पलट गए। उनको मालूम था कि आगे अगर कोई गाड़ी वाला उनको देखकर रुक गया वह खतरे में पड़ सकते हैं। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा, वो मेरे पीछे मौजूद नहीं थे, मगर फिर भी दौड़ लगा दी थी। भागती भागती मेरा सांस बुरी तरह से फूल गया था। टांगों में और ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहीं ज़मीन पर लेट जाऊं। मेरे हल्क में कांटे चुभ रहे थे, मगर रुकने का हौसला मुझ में नहीं था। मैं दौड़ती दौड़ती वापस अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। मैं अपने पति के घर पहुंची। मैंने दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगी। मुझे पूरा यकीन था मेरे पति घर में मौजूद हैं और अब वो मुझे बचा लेंगे। दरवाज़ा मेरी सास ने खोला। वो मुझे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस चली आऊँगी। फिर एकदम वह शोर मचाने लगी और मुझे बुरा भला कहने लगी, कहाँ से आ रही है तू, अपना मुंह काला करके? पति के गैर मौजूदगी में तुझे शर्म नहीं आई? तूफानी बारिश में किसी और आदमी के साथ जाते हुए सीना पीट कर दहाड़े मार रही थी। तूने हमारी इज्जत मलिया मेट कर दिया। अपने पति की इज्जत का ही ख्याल कर लेती। मैं उसे हैरान नज़रों से देख रही थी। मेरा अपना दिमाग सोचना बंद कर दिया था। मुझे उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मेरे कपड़े पानी में बिल्कुल भीग चुके थे। मेरा दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था। पंकज कहाँ है? मैंने चीख कर अपने पति को पूछा तो मेरी सांस थोड़ा गड़बड़ा गई। वह घर पर नहीं है, तू चली जा यहाँ से और अब दोबारा यहाँ मत आना। मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे से दूर ले आई। पंकज कुछ दिनों तक वापस नहीं आया। उसका फ़ोन नहीं आया था। तेरा ससुर तुझे यहाँ देखेगा तो जान से मार डालेगा। तू ऐसी तूफानी बारिश और अंधेरे में अपनी इज्जत के साथ वापस नहीं आ सकती। ज़रूर तू अपना इज्जत गंवा कर आई होगी। उसने मेरी हालत पर गौर करते हुए और ऊपर से नीचे मुझे निहारते हुए बात कर रही थी। माँ जी, मेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं कि यूं ही लुटा दूँ। मुझे इन बड़े लोगों की इज्जत और जात का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। तुम बड़े लोगों से तो छोटे लोग ही अच्छे हैं। ये लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। उनकी सोच दो कौड़ी की नहीं होती और इंसान की सोच ही उसका किरदार बनाती है। अब अंदाज़ा लगा लो तुम्हारे किरदार की क्या कीमत है। मैं गुस्से से चीख कर बोली। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। एक तो मेरे पति की गैर मौजूदगी में तूफानी बारिश ने रात के अंधेरे में मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और अब जब मैं अपनी जान और इज्जत दोनों बचाकर वापस आई थी तो ये औरत मुझे मेरे पति से मिलने ना देना चाहती थी, बल्कि मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी। आप मेरे पति के माँ बाप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पत्नी के साथ जैसा मर्जी व्यवहार रखें। मेरी चुप्पी और शराफत उनकी इतनी बड़ी हिम्मत थी। मैं चीख उठी थी। मेरी सास हैरान रह गई। उसको शायद आज मालूम हुआ था मेरे मुंह के अंदर जबान भी थी। वह एक दोगली औरत थी जो अपने मतलब के लिए कभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल देती थी। अपने पति के सामने उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती और बेटे के सामने ये ड्रामा करती कि वह दिल से उसकी पत्नी को शादी के लिए स्वीकार कर चुकी है, अपने बेटे की खुशी में खुश है। अपने बेटे के सामने वो मेरे साथ भी मीठी बन जाती और अच्छे तरीके से बात करती थी कि उसकी गैर मौजूदगी उसकी जुबान जहर उगलती थी। अपनी बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। वो दबे दबे शब्दों में बोली और मुझे धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं किसी की धमकी या रोब में आने वाली नहीं थी। मैं भागकर दरवाजे के पास आई और अपने पति को चीखकर आवाज़ देने लगी। मुझे मालूम था वह घर वापस आ चुका था। मैं उसकी गाड़ी रास्ते में देख चुकी थी। मेरी सास मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी और दरवाजे से हटाने की कोशिश करती रही ताकि दरवाज़ा बंद कर सके, लेकिन मैं दरवाजे पर खड़ी थी और इसलिए वह दरवाज़ा बंद ना कर सकी। तभी मेरा पति परेशानी में भागता चला आया था और उसके पीछे मेरा ससुर भी था। मुझे देखकर मेरे पति के चेहरे पर थोड़ा सुकून फैल गया था, लेकिन मेरे ससुर का गुस्से से बुरा हाल था। अब तो किसी भी कीमत में इस घर में दोबारा नहीं आ सकती हो। रात के इस पहर न जाने कहाँ से मुँह काला करके वापस लौटी हो। ऐसी तूफानी बारिश में अपने कौन से यार से मिलने गई थी। इतने तीखे शब्द के वार ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने जख्मी नज़रों से अपने पति की तरफ देखा। वह हैरानी से अपने बाप की तरफ देख रहा था। वह औरत इस घर में कदम न रखेगी, वरना मैं अभी के अभी ये सारी गोलियां अपने सीने में उतार लूँगा। उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली और अपने सीने पर पिस्तौल की नोक रख ली। मैं ये मंजर देखकर बिल्कुल सुन रह गई। पंकज भी हैरानी से खड़े थे। पंकज परेशानी में बोले थे कि पापा उसने ऐसा क्या कर दिया कि वे अंदर नहीं आ सकती। ये मेरी इज्जत है, पंकज लाचार होकर बोले।
इज्जत थी, अभी के अभी उसको चलता करो। तेरी गैर मौजूदगी में किसी को बताए बिना शाम से ही घर से निकल गई थी। पता नहीं कहाँ और किसके साथ पूरी रात रात बिता कर आई है। इसका हुलिया देख। तुझे क्या लगता है ये ठीक ठाक वापस आई है? आधी रात को बाहर क्या कर रही थी? उसको यूं किसी ने नहीं छोड़ा होगा। अपनी इज्जत तार तार करवा कर आई है। मैंने एक बार तेरी माँ के कहने पर उसको इस घर में जगह दी थी, मगर अब न दूंगा। मेरे ससुर ने चीख चीख कर ऐलान कर दिया था। मैं पंकज की तरफ देखने लगी। वो क्या फैसला करेंगे? तुम्हें किसने कहा था कि तुम आधी रात को यूं मुंह उठाकर घर से बाहर निकल जाओ? जब मैं घर में नहीं थी तो क्यों गई थी तुम घर से बाहर? पंकज गुस्से से दहाड़ते हुए बोले तो मैं सुन रह गई। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी पंकज, मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती घर से निकाला था। मैंने अफसोस के साथ अपनी सफाई में उनको बताया। मुझे नहीं मालूम था मुझे अपने पति को भी अपनी सफाई देनी होगी, यकीन दिलवानी पड़ेगी। देखो पायल, मैंने अपने बाप के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाया है और अपने घर में जगह दी है। तुम्हें कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि तुम अपनी मन मर्जी कम कर दो और मेरे माँ बाप का कहना मानो। मैं अब किस किस को यकीन दिलाता रहूँगा? तुम्हारा किरदार बिल्कुल ठीक है, जबकि मेरे माँ बाप को तुम पर यकीन नहीं आया। पंकज के शब्द मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। ठीक होगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ आता हूँ। तुम्हारा फैसला भी जल्दी कर दूंगा। पंकज ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और घसीटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़े। छोड़िए मेरा हाथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं जो अब चुपचाप होकर ये सारी बातें सुन रही थी, अब मेरा माथा ठनका था। उनके हाथ लगाते ही मैं बिदक कर पीछे हटी थी। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे जाना होगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने एक नज़र अपने सास ससुर के चेहरे पर डाली। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार मेरे पति के माँ बाप जीत गए थे और मैं हार गई थी। पंकज को अपने माँ बाप की बात पर ही भरोसा हुआ था, मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं रोते हुए वहाँ से पलट आई। गली के नुक्कड़ पर मुड़ते हुए मैंने पलट कर देखा, मेरा पति अपने माँ बाप समेत दरवाज़ा बंद करके अंदर जा चुका था। मैं किसके पास वापस जाती? गांव वाले मुझे कभी स्वीकार न करते। मेरे रिश्तेदार पहले ही मेरे खिलाफ थे। उनको लगता था मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की उम्र निकाल दी थी, मुझे पढ़ाने की गलती की थी और मैं अपनी शादी भी उनसे छुपकर दूसरे जात में की थी। वह और ज़्यादा मेरे खिलाफ भड़क उठे थे। वह शायद इस बार मुझे जान से ही मार देते। मेरी भरी दुनिया में कोई नहीं था। मैं किस किस के पास जाती? काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं आज यूँ जलील और बेसहारा ना होती। मैं रोती हुई आगे बढ़ रही थी। मुझे अपने ठिकाने का कोई पता नहीं था। मुझे पंकज से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसका और मेरा कई सालों का साथ था, फिर भी उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। एक झटके में ही सब कुछ खत्म कर दिया था। शायद उसको अब मेरा साथ बोझ लगने लगा था और खुद भी मुझसे जान छुड़वाना चाहता था। मेरे हक में कौन बोल सकता था? पापा तो ना रहे, मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज थे। ऐसे में पंकज, उसके घर वालों को पूछने वाला कौन था? मैं सोचों में गुम चलते चलते काफ़ी दूर निकल आई। तभी मुझे अपने पीछे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो मैं रुक गई। पलटकर देखने लगी, पंकज की गाड़ी थी। गाड़ी में बैठा मुझे अपनी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसने गाड़ी मेरे करीब रोकी और मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं उसकी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थी। फिर मैं चुपचाप आगे की तरफ बढ़ गई और वह गाड़ी से उतरकर नीचे मेरे पीछे पीछे चला आया। मेरी बात सुनो पायल, रुक जाओ। मैं उसकी आवाज़ पर रुक गई थी। अभी कहने को कुछ बाकी रह गया तो कह लो। पायल, तुम गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ बात नहीं हो सकती। मैं ठंडी सांस भरती उसकी गाड़ी में बैठ गई। मेरे दिल को सबसे बड़ा जख्म तो उसी ने दिया था। पायल, मेरी बात सुनो। मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि मेरे माँ बाप तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख देंगे। उसने बात शुरू की तो मैं गौर से उसे सुनने लगी। मैंने तुम्हारे साथ उनका व्यवहार देख लिया था। उसमें कहीं किसी माफ़ी की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं थी। जब मैंने तुमसे शादी का फैसला किया था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अपने माँ बाप को मना लूँगा, मगर उनका मनाना मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ था। मैं इतने कोशिश के बावजूद भी उनका दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं कर सका। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। असल में मैं दूसरे शहर अपने दफ्तर के काम के लिए नहीं गया था, बल्कि वहाँ पर अपने लिए एक घर देखने गया था। मैं वहाँ तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करके वापस आया हूँ। तुम्हें घर में ना देखकर मैं परेशान हो गया था। जब मैंने अपने माँ बाप से तुम्हारी बात की तो उन्होंने तुम पर इल्ज़ाम की बौछारें छोड़ दी। मैं हैरान हुआ था, उनको सुन रहा था। मेरे माँ बाप इस हद तक जाएंगे, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि तुम खुद घर छोड़कर कभी नहीं जाओगी, बल्कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाला था। मुझे मालूम था
कहीं ऐसे मौसम में तुम किसी खतरे में तो नहीं। वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे अपने बाप के बारे में भी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी वह इस हद तक गिर जाएंगे, जबकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मैं इसलिए यहाँ शादी करके लाया था ताकि मैं उनके साथ और उनकी नज़रों में रहूँ। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलग नहीं जाना चाहता था, मगर जब मैंने तुम्हारे साथ उनका व्यवहार देखा तो मुझे मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। मैंने यहीं पास के शहर में रहने का अपना बंदोबस्त कर लिया है। मैं उसी रात वापस चला आया क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से फिक्र में था, मगर वही हुआ जिसका मुझे बहुत डर था। मेरे माँ बाप अपनी चालाकी कर चुके थे। मैं परेशानी में तुम्हें ढूंढने निकलने ही वाला था कि मुझे बाहर से शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी और तुम दरवाजे पर मौजूद थी। मेरे माँ बाप तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और पापा ने जब पिस्तौल निकालकर अपने सीने पर तानी तो मैं डर गया था। पापा अपने आप को ख़त्म कर लेते तो मैं खुद को ही मुजरिम समझता, क्योंकि ऐसा मेरी वजह से, मेरी पत्नी की वजह से होता। अगर मैं उनके सामने अपने अलग होने का बात करता तो कहीं वह गुस्से में तुम्हें ही गोली ना मार देते। वे अपने इकलौते बेटे को कभी गोली नहीं मार सकते थे। तुमको ख़त्म करते ही अपने आप को ख़त्म कर लेते। इसलिए मैं अपने पापा को मुसीबत और मुश्किल में नहीं डाल सकता था। इसलिए ये सोचा कि मैं तुम्हें उनके सामने यहाँ से निकाल दूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें वैसे भी दूसरे घर में लेकर रहना था। अगर ऐसी समस्या बन गई थी तो मुझे इस समस्या का फ़ायदा उठाना चाहिए। यही सोचते हुए मैंने तुम्हें डिवोर्स देने को कहा और अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि अगर मैं अपनी पत्नी को अपने माँ बाप के सामने लेकर दूसरे शहर चला जाता तो उनका दिल किसी तरह दुख जाता। जबकि ऐसा करने से वे खुश हो गए और तुम्हारे जाने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन ये सब वक्त के हिसाब से था। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तुम पर अपने से भी ज़्यादा भरोसा है। मैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए ऐसा कर गया था। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहता था। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। अब तुम मेरे साथ चलो। तुम दूसरे शहर में मौजूद अपने नए घर को सेट करने की कोशिश करना और मैं जब तक यहाँ तुम्हारा सामान ले आऊँगा माँ बाप को यही बताऊँगा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इसलिए तुम्हारा सामान भी घर से निकाल रहा हूँ ताकि तुम्हारी कोई याद मेरे दिल में बाकी ना रहे। मैं कुछ साल बाद इस शहर में अपनी ट्रांसफ़र करवा लूँगा तो फिर वहीं पर रहूँगा। माँ बाप से जब दिल चाहेगा मिल जाया करूँगा, क्योंकि मेरे ट्रांसफ़र का सुनकर उनको इतना दुख ना होगा जितना उनको ये सुनकर दुख होगा मैं घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए चला आया हूँ। पंकज की बात सुनकर मैंने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। मुझे यकीन ना था कि मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाएगा। मैं तो ये समझती थी कि उन्होंने मुझे सच में अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। आप सच कह रहे हैं ना? मैंने बड़ी यकीनी से पूछा तो वे हंसती है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा ना था? तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। नहीं, असल में समस्या ही ऐसी थी। मुझे यही लगा शायद आपने भी मुझे धोखा दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर थाम लिए। मैं तुम्हें ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जितनी मुश्किलें भी आए तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। उन्होंने बड़ी प्यार और हिम्मत से कहा तो मुझे उनकी एक एक शब्द पर दिल से यकीन हो गया था। मैं खुलकर मुस्कुरा दी और फिर हम दोनों ऐसे ही रहने लगे। माँ बाप भी खुश और हम भी खुश। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।